वी हैड कवर्ड सॉल्यूशंस में हमने देखो जो हम अभी कर रहे हैं वो बेसिकली सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव सपोजिटली कवर्ड इन द 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे इसलिए थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है, ठीक है। सॉल्यूशंस में अगर आप कायदे से देखें तो ये आपके सॉल्यूशन के चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनमें से बनेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिफ्रेश योर सेल्फ विद द कॉन्सेप्ट दैट दे वर देयर। तो हमने कल क्या क्या देखा भाई साहब, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस कैन बी फॉर्म, सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, सॉलिड लिक्विड वगैरह वगैरह। देन वी सॉ कि भाई सोल्यूशंस में आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। तो जनरली जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड की लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन की फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सॉल्यूशंस में जो कॉन्सेंट्रेशंस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमने पहले कैसे एक्सप्रेस किया, W/W परसेंटेज, मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा क्या था, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा क्या था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फिर आपका था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो आर वी क्लियर अबाउट दीज 4 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब कितना वेट 100 ग्राम पर सॉल्यूशन में, सबके सब क्या है भाई साहब सॉल्यूशन में, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज वेट बाई वेट परसेंटेज। हाउ मेनी ग्राम्स of the solid is dissolved in 1 liter of the solution, that is called weight by volume percentage, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो आपका भाई साहब मिलीटर बाय मिलीटर या लीटर बाय लीटर जो भी होगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन साई ए, साई बी, साई सी भी हो सकता है, साई डी भी हो सकता है, ठीक है। तो साई ए मतलब हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सारे साइज को अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 1 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी हमारा मेन आता है आपका मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। और एक और तो बहुत कम यूज होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन दैट वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, ओके सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी, व्हाट इज बेसिकली मोलारिटी पीपल? अरे बोलो ना, बोलो पीपल, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in volume of solution in milliliter, sorry in liters। अगर आप मिलीटर्स ले रहे हैं तो इसको भाई साहब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हम मिलीटर्स में लेते हैं। अगर आपका ये लीटर में दिया हुआ है तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर इसको सिंपल रखना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा बोलो, वेट ऑफ द सोल्यूट, लेट्स से बी है सोल्यूट आपका कंपोनेंट, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। विच विल बी व्हाट, वेट ऑफ द, केमिस्ट्री में मास और वेट में भाई साहब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इट्स कंसिडर्ड वन एंड द सेम। तो वेट अपॉन एम बी इंटू वी, ये आपका लीटर्स में है। अगर ये ऐसा ना रहा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब आपके हो जाएंगे वेट ऑफ द दिस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स में अगर दिया हुआ है इंटू 1000, सो दैट विल बी हाउ मच, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई कैपिटल एम, ठीक है। तो 1 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 liter of the solution. Again, this volume is not of the solvent, it is of the solution, ठीक है। ये solvent का नहीं है भाई साहब, this is of the solution. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये आपका solution का होगा। तो इसका मतलब बताओ मुझे, will this factor be impacted by temperature? क्या ये टेम्परेचर से इंपैक्ट होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर किसको इंपैक्ट करेगा, इस वॉल्यूम को। जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो देयर विल बी एन एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो ये इंपैक्ट होगा और इसके लिए आपकी मोलारिटी इंपैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप समझ लो किसी को टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विल द मोलारिटी डिक्रीज और इंक्रीज? विल द मोलारिटी डिक्रीज और इंक्रीज?
क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीज या इंक्रीज होंगे? नहीं, ठीक है, दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम ना। ये वाला फैक्टर तो भाई साहब सेम ही रहेगा, टेम्परेचर से कोई इंपैक्ट नहीं, वेट या मास पे टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है, ओके। विल दिस गेट इंपैक्टेड? यस इट विल बी। तो अगर ये इंपैक्ट हो रहा है मतलब आपका वॉल्यूम इंपैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट पीपल? ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है भाई साहब? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला आपका m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर यही चीज मिलीलीटर्स में हो जाएगी तो v अपॉन 1000 आ जाएगा, ये 1000 भाई साहब आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है अपॉन 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 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, जैसे यहाँ पे मिलीलीटर लिखोगे भाई साहब, इसको आपको 1 मिलीलीटर होता है 1 लीटर अपॉन 1000, वो 1000 ऊपर चला जाएगा भाई साहब। तो यूनिट्स क्या हो जाएगा आपका? मोल्स पर लीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस? बना पीपल समझ में आ रही है? फार्मूला 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 मोलैरिटी का फार्मूला भाई साहब वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। मतलब आपका WB अपॉन MB, ठीक है। जनरली हम A को सॉल्वेंट मानते हैं अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो। व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? आई चेक बाइनरी, हाँ मी, हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका WB/MB, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। जैसे ही आप इसको मिलीलीटर्स में ले रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पे 1000 आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? ओके। तो मोलैरिटी हो जाएगी क्या आपकी? नंबर ऑफ मोल्स मतलब WB/MB, ऑब्वियसली वॉल्यूम मतलब ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये मिलीलीटर्स में है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये लीटर्स में है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। मतलब क्या होगा? MB इंटू V। तो यहाँ पे ये है आपका मिलीलीटर्स में और ये है आपका लीटर्स में, दोनों में आपकी मोलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बोथ विल बी बेसिकली मोलैरिटी, ठीक है, ओके। और मोलैरिटी इज इक्वल टू W बाई दिस इंटू 1000 बाई दिस। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? अगर समझ लो भाई साहब आपको ये निकालना पड़े तो क्या लिख सकते हैं आप भाई साहब? दिस इंटू दिस अपॉन 1000, है कि नहीं भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1000। दिस विल बी बेसिकली अपॉन 1000, ठीक है, क्लियर? ओके। अगर आपको वेट निकालना और आपको दिया हो मोलैरिटी, सोल्यूशन का मोलैरिटी आपको दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम है, मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है, सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप बाई 1000 डिवाइड करके वेट ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ द सॉल्यूट मतलब ये वाला चीज़, दिस इज समथिंग दैट यू कैन बेसिकली फाइंड आउट, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे m से नहीं मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 0.1 मोलर सोल्यूशन, मोलैरिटी इसकी ऐसी है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब? 0.1 से। 0.1 m मत कर देना, ठीक है, दिस विल बी ओनली 0.1, क्लियर? ओके। फॉर्मूला भाई साहब क्या हो जाएगा? फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस, बहुत ज़रूरी है, इसको हम भाई साहब मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। जैसा आपका मोलैरिटी इक्वेशन होता है वैसा ही आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन भी होता है। अभी डाइल्यूशन प्रोसेस को समझो, डाइल्यूशन प्रोसेस को समझो, समझ लो यहाँ पे कोई सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट आपने रखा हुआ और ये डिसॉल्व हो गया। अभी आपने क्या किया? और ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिया भाई साहब, तो ये क्या हो गया? डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से आपका मोलैरिटी था M1 और आपके सोल्यूशन का वॉल्यूम था भाई साहब V1, ठीक है। यहाँ पे M2 और ये हो गया भाई साहब V2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे सोल्यूशन का मोलैरिटी था M1, वॉल्यूम था V1, तो वैसे ही टाइम पास कर और जब एकदम खत्म होने आने का टाइम फटाफट करेगा, ठीक है। अब M1 V1 M2 और ये हो गया भाई साहब V2, M2 हो गया मोलैरिटी और ये हो गया V2 इसकी वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो M1 V1 डाइल्यूशन प्रोसेस या जो भी, मतलब अगर आपने भाई साहब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चेंज नहीं किया है तभी ये होगा, ठीक है। यू हैव नॉट चेंज द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कोई एडिशनल सॉल्वेंट नहीं डाल दिया या कोई एडिशनल सॉल्यूट नहीं डाल दिया, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है भाई साहब। यहाँ पे एक सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, अभी आपने ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिया या सॉल्वेंट को कम कर दिया। सॉल्वेंट को तो कम नहीं कर सकते, फिर तो सॉल्यूट भी निकल जाएगा। ज़्यादा करके आप क्या कर सकते हैं भाई साहब? इसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट डाल सकते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी भाई साहब अभी, ठीक है, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने वॉल्यूम को चेंज किया है। तो लेट्स से नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज V2, here the volume of the solution was V1, here the molarity of the solution was M1, here the molarity of the solution is M2। तो आपके मोलैरिटी इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो, M1V1 will be equal to M2V2। क्लियर है, M1V1 will be equal to M2V2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहां पे होता है भाई साहब, एसिड और बेस में, ठीक है। तो एसिड और बेस में अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, M1V1 by N1 विल बी इक्वल टू M2V2 by N2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हो गया समझ लीजिए एसिड, एसिड की मोलैरिटी, एसिड की वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड। ये हो गया बेस का मोल्स मोलैरिटी, बेस का मोलैरिटी, बेस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालोगे एसिड और बेस में भाई साहब, देखो समझ लो, जैसे यहाँ पे NaOH है, ठीक है, और आपका भाई साहब है HCl, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, क्या बोलेगा बोलो, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। कितना मोल्स है NaOH का, 1, इसका कितना है भाई साहब 1, दोनों में N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका N1 और N2। अभी इसका मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मोल्स इनटू, तो मतलब ये वाला दिस और लेट्स से दिस इज दिस, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है। अगर समझो भाई साहब, अगर ऐसा है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ क्या बात बन रही है बोलो, NaSO4 प्लस 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 H2O, अगेन देखो 1 मोल्स का हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है, ओके। सो फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपका क्या हो जाएगा, M1V1 by N1, M1 is the molarity of the acid, V1 is the molarity of the acid, N1 is the number of moles of the acid. This will be equal to M2V2 by N2, where M2 is the molarity of the base, V2 is the molarity of the base, and N2 is the moles of the base, number of moles of the base. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। नहीं, मैं घड़ी गलत देख रहा हूं, 5 ही बजे रे अभी तो, ठीक, ओके। फॉर मिक्स्ड सोल्यूशन, ठीक है, अगर भाई साहब है आपका चलिए इसको यूज कर देते पूरा, फॉर मिक्स्ड सोल्यूशन, ठीक है, फॉर मिक्स्ड सोल्यूशन भाई साहब मोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मतलब समझ में आ रहा है, अगर आपका एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है, लेट्स से ये एक सोल्यूशन है, इसका भाई साहब मोलैरिटी कितना है M1, इसका वॉल्यूम कितना है V1, आपने इसके ऊपर एक और सोल्यूशन डाल दिया जिसकी मोलैरिटी कितनी थी M2 और जिसका वॉल्यूम था V2, इसके ऊपर एक और डाल दिया भाई साहब, ठीक है, जिसका भाई साहब मोलैरिटी कितना है M3 और वॉल्यूम कितना है V3। तो अब इस पूरे सोल्यूशन का क्या मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर मिक्स सोल्यूशन द मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ऐसा जितना भी आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है, अपॉन 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 V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस प्रोसेसेस पीपल। डाइल्यूशन में क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, M1V1 by N1 इज इक्वल टू M2V2 by N2, और आपका मिक्स सोल्यूशन का मोलैरिटी क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2, ऐसा करते करते MnVn तक और V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक, ठीक है, क्लियर, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बहुत ही इजी है भाई साहब, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, ठीक है, M इंटू V, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो आपका मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर भाई साहब ये मिलीलीटर में है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। तो आपको n लेना है तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी अपॉन 1000 ना भाई साहब, ठीक है।
अगर ये मिलीलीटर में हुआ तो, अगर ये लीटर में हुआ तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक है, क्लियर है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट विल बी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मिली मोल्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी मिली मोल्स। मिली मोल्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो किसी जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ मीटर, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर ना भाई साहब, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो मोल्स होगा उसका 10⁻³ नंबर ऑफ मिली मोल्स क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ मिली मोल्स इसको मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। चलिए, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मोलारिटी अभी भाई साहब क्या है, देखो मोलारिटी में ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, WB/MB, है ना, ये होगा, और ये वॉल्यूम। ये तो चेंज हो नहीं सकता टेम्परेचर से, चेंज होने वाला फैक्टर भाई साहब यही है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज होगी, सिंपल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे मोर और लेस मोलारिटी, और अगर आपने सोल्यूट ज़्यादा ऐड नहीं किया, सोल्यूट अगर आपने ऐड नहीं किया, सोल्यूट को वही रहने दिया, तो आपका ये तो कांस्टेंट हो गया ना भाई, दिस विल बी कांस्टेंट। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप हीट वगैरह कर रहे हैं या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इंक्रीज करें, तब मामला इधर उधर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मोलारिटी की प्रोपोर्शनलिटी भाई साहब वॉल्यूम से है, इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये घट जाएगा। इसीलिए किसी भी सोल्यूशन को जब आप हीट करते हैं तो उसकी मोलारिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी मोलारिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, आप अगर चाय पीते होंगे तो आप देखोगे जब आप गर्म चाय पी रहे होंगे तो आपको मिठास कम लगेगा, अगर आप ठंडी चाय पी रहे होंगे तो आपको मिठास ज़्यादा लगेगा। एनी रीजंस फॉर दिस? ठीक है, तो आपका भाई साहब वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, ओके। सो मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो द मोमेंट यू हीट, what will happen, the expansion will happen and hence what volume will increase and hence molarity will decrease। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, अगर आप गर्म चाय पी रहे होगे तो उतनी क्वांटिटी ऑफ शुगर में आपको उतनी मिठास नहीं लगेगी, जबकि आप ठंडी चाय जब पी रहे होंगे तो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा चाय। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, उसका जो ये है मोलारिटी विल बेसिकली चेंज विद टेम्परेचर, मोलारिटी आपकी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। मतलब अभी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी लेसर देन व्हेन इट वाज एब्सोल्युटली हॉट एंड हेंस इट्स मोलारिटी विल बेसिकली व्हाट, इंक्रीज, मोलारिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम जैसी डिक्रीज होगी मोलारिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इट विल मीन दैट दैट सेम टी विल टेस्ट मोर शुगरी। ठीक है, with rise in temperature volume increases, with fall in temperature obviously volume decreases। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी विल डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मोलारिटी विल इंक्रीज। ठीक, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलारिटी डिक्रीजेस, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर मोलारिटी इंक्रीजेस, क्योंकि इसके वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेसीमोलर, व्हाट इज डेसीमोलर, डेसीमोलर इज इक्वल टू 0.1 मोलर। डेसीमीटर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो डेसीमीटर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, वैसा सोचिए। ठीक है, डेसीमोलर मतलब कोई अगर आपको बोल दिया कि भाई अ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है, ये डेसीमोलर मीन्स 0.1 मोलर। क्लियर है, ओके। सेंटीमोलर कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी सेंटीमोलर, 0. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 0. मतलब 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, 0.01 मोलर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, एक्चुअली देखो इसको मीटर से कन्वर्ट कर सकते हो। मीटर अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम डेसीमीटर बोल रहे हैं तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10 मीटर, दैट इज हाउ मच, 0.1 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, दैट इज हाउ मच, 0.01 मीटर। वैसे यहाँ पे भी है, देखो सेंटीमोलर मतलब 10⁻² मीटर और 0.01 मोलर। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज देन दिस इज हाउ यू विल रिजॉल्व इट। ठीक है, मीटर के साथ कंपेयर करके आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मिली मोलर क्या हो जाएगा, 0.0001 मोलर। ठीक है, जैसे मिलीमीटर होता है आपका, देखो 0.001 मोलर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल। सेमी मोलर, सेमी मोलर विल बी, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोलर। ठीक है, डेका मोलर क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर। भाई साहब याद है कि नहीं, 1 डेकामीटर कितना होता है, 10 मीटर, है ना,
10 मीटर, डेकामीटर के बाद क्या आएगा, हेक्टोमीटर, 10 मोलर। क्लियर है? 1 डेकामीटर होता है आपका, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो 1 डेकामोलर हो जाएगा आपका 10 मोलर। ओके ओके ओके। क्वेश्चन आ, will the molarity of a solution at 50 degree be same, less or more than its molarity at 25 degree centigrade? आपने क्या किया है भाई साहब, टेम्परेचर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो व्हाट यू हैव डन इज डिक्रीज्ड द टेम्परेचर। सो व्हाट विल हैपन, द मोलारिटी विल इंक्रीज। सो यस, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल द मोलारिटी बी सेम, नो। ठीक है, इट विल नॉट बी सेम। तो आपका क्या हो जाएगा, मोलारिटी विल इंक्रीज, मोलारिटी विल इंक्रीज। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी मोर। ठीक है, वाई, बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हाट हैपेंस, द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, क्वेश्चन आ, व्हाट इज मेंट बाय 0.1 मोलर NaOH? ठीक है, 0.1 मोलर NaOH। आप बोलेंगे भाई साहब सॉल्वेंट कौन है इसमें? चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दिख रहा है, जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशंस होंगे सब के सब वाटर में होंगे। ठीक है, दिस विल बेसिकली मीन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे भी एसिड हो या बेस हो, इट विल बिहेव एज एन एसिड एंड अ बेस ओनली व्हेन इट इज टेकन इन वाटर। आपका ये क्या है, बेस है, सो इट विल बिहेव एज अ बेस व्हेन इट इज टेकन इन वाटर। तो ऑब्वियसली व्हाट वी मीन हियर इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन इन वाटर। 0.1 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 मोल्स ऑफ 0.1 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इसको और हम इंटरप्रेट करेंगे अगर, तो मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखो, यहां पे 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH में भाई साहब कितना होता है, दिस इज सोडियम दैट इज 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 17, दैट्स हाउ मच, 9 1 10 2 1 3 1 4 40। ठीक है, 40 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ NaOH। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.1 मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 0.1 मोल्स ऑफ NaOH विल बी हाउ मच आ पीपला, 0.1 इंटू 40 दैट इज 4 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ, सॉरी 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, आर वी क्लियर? इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज मेंट बाय, सो इट मींस दैट 1 मोल दैट इज 40 ग्राम्स ऑफ NaOH on dissolution in water to make a liter solution is called 0.1 molar. ठीक है, ओके। Question, what happens to the molarity of the solution if the solution is heated? Again, what will happen? The volume will increase. Volume will increase, so the molarity will decrease. Volume will increase, so the molarity will decrease. Okay, okay, okay. Molarity decreases due to raise in temperature and increase in volume. Are we clear through these things, people? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। Which of the following are correct statements? Molarity is inversely proportional to volume. Molarity is inversely proportional to temperature. Molarity is directly proportional to temperature. Both A and B. ठीक है, तो आपके हिसाब से भाई साहब ये वाला भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। अभी वॉल्यूम भाई साहब किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज होगी। तो ये और ये कॉम्बिनेशन भी सेम और ये कॉम्बिनेशन भी सेम। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलारिटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोलारिटी डिक्रीज हो रही है। सो मोलारिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट द सेम टाइम मोलारिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन आ। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब, अभी देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मोलारिटी ईजी है, मोलालिटी ईजी है, ठीक है। कन्फ्यूजन आपके नॉर्मैलिटी में होती है। तो पहली बात, हम नॉर्मैलिटी यूज ही क्यों करें जब हमको मोलारिटी मालूम है, मोलालिटी मालूम है, ठीक है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई साहब मोलारिटी के जगह पे हम मोलालिटी यूज़ कर लें, क्योंकि टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस अगर हमें नहीं देखना है तो, ठीक है। अगर कोई टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस नहीं है तो इट्स बेटर वी डील विथ मोलालिटी, ठीक है।
तो नॉर्मेलिटी को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो हम समझेंगे इसको, इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ है या इक्विवेलेंट वेट के साथ है, ठीक है। एंड हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सो प्लीज़ पे अटेंशन। मोलारिटी में लोग कंफ्यूज नहीं होते, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जैसे आपका भाई साहब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसी मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। एटॉमिक वेट को अगर आप भाई साहब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो ग्राम एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट को अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, द वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और displaces with 1.008 grams of hydrogen और 8 grams of oxygen और 35.5 grams of chlorine, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आएगा और ना ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका एप्लीकेशन मेन है, इस डेफिनेशन को डेफिनेशन वाइज देख सकते हैं लेकिन इसका कुछ एप्लीकेशन होगा नहीं जनरली, ठीक है। आप जब इसको सवालों में लगाएंगे तो इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चल सकते, ठीक है। बट दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, द वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और डिस्प्लेसेस विथ 1 ग्राम लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1.008 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। दैट्स बेसिकली फ्रॉम अ डेफिनेशन पर्सपेक्टिव। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008, इस तरह से आप लिख सकते हैं, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008, ठीक है। ये एक हो गया। अगर आप भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ इक्विवेलेंट वेट लेना चाहते हैं तो वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इन मिलीलीटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट द हेल इज STP? STP मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाट 273, रूम टेम्परेचर नहीं 273 केल्विन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर विल बी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। जिसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस प्रेशर को ही हम अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमने भाई साहब इसको एक्सप्रेस किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.103 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पास्कल, ठीक है। और क्या है भाई साहब, 1 बार भी लिख सकते हैं इसको, 1 बार, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इन मिलीलीटर इंटू 11200, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये कहाँ से नंबर आ रहा है, वेयर इज दिस नंबर कमिंग फ्रॉम, समझिए इस चीज को, ठीक है। एनी गैस, ठीक है, एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ हाउ मच 22400 मिलीलीटर, एनी गैस, ठीक है। एनी गैस विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, ठीक है। Any gas at STP will occupy a volume of 1 mole, ठीक है, 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at STP will occupy this much। अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP इन मिलीलीटर 1 मोल, इसीलिए देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, क्योंकि H2 है ना भाई साहब, H2 है, ठीक है। सो दिस विल बी 11200। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वहाँ पे क्या लिया था आपने, 1.008 लिया था। 1.008 इज बेसिकली द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आप 2 नहीं लिख सकते ना, H2 का H1 करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। इसीलिए आपने देखो 1 मोल मतलब क्या हो गया, 1 मोल मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, 2 ग्राम हो गया ना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 22400 मिलीलीटर। सो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 11200। देखो यही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने इसके पहले क्या किया था, वेट ऑफ द एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008 किया था भाई साहब, ठीक है, 1.008 किया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, हम क्या करेंगे उसको भाई साहब, रब कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सिस्टम इन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो पहले आपने निकाला भाई साहब इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकाला, ठीक है। फर्स्ट यू कैलकुलेटेड बेसिकली इक्विवेलेंट वेट।
इक्विवेलेंट वेट के बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, वेट ऑफ द सिस्टम इन ग्राम्स अपॉन दिस इक्विवेलेंट वेट जो आपने कैलकुलेट किया है, तो ये होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, पहले आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट वेट में आप इतना कंफ्यूज होंगे, नॉर्मैलिटी में भी बहुत कंफ्यूज होंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से चलिए तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन डेफिनेशन के वास्ते हम यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग इट। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया या आपका क्लोरीन के साथ जो कंपैरिजन डेफिनेशन में है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू यूज इट। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। एसिड अगर आप ले लेंगे तो फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अभी हम आते हैं मिनरल एसिड्स पे। लेट्स से मिनरल एसिड्स, ठीक है, आपका HCl एक मिनरल एसिड है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। जैसे ही आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये क्या हो जाएगा, H प्लस एंड Cl-, तो एक H एटम इसमें रिप्लेसेबल है। ठीक है, चाहे तो किसी के साथ रिएक्ट करके देख लो भाई साहब, आपका यहाँ पे है NaOH प्लस HCl, क्या बन जाएगा बोलो, NaCl प्लस H2O। तो आपका इसका मतलब इस एसिड में एक H था और वो रिप्लेस हो गया, है ना भाई। बेसिसिटी इज व्हाट, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके, जैसे आपका H2SO4 भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या होगा ये 2H प्लस SO4 2-, मतलब इसके दोनों H एटम्स रिप्लेसेबल हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई भाई साहब, HCl की बेसिसिटी हो गई 1, बिकॉज देयर इज एग्जैक्टली 1 H एटम विच इज रिप्लेसेबल। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी भाई साहब 2, बिकॉज देयर आर 2 रिप्लेसेबल H एटम्स। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है? HNO3 ले लो भाई साहब, जैसे समझो इसको अगर हम H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी बेस उठा लो, लेट्स से NaOH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O, 2H2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 2 4 6, ठीक है, 2H2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसमें से SO4 में से ये दोनों हाइड्रोजन चले गए, उसके साथ Na आ गया, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई भाई साहब, 2। क्या हमेशा जितना ही हाइड्रोजन एटम होगा उतना ही बेसिसिटी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका फॉस्फोरिक एसिड आप अगर देखोगे, सो इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दैट इज नॉट द केस इन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि भाई साहब बेसिसिटी क्या है। तो फॉर्मूला वेट, तो अगर मैं बोलूँ कि आपका भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होगा, 1 प्लस 35.5 अपॉन इट्स बेसिसिटी कितना है भाई साहब 1, तो ये हो गया आपका 36.5 अपॉन 1, तो ये हो गया आपका 36.5। क्या हो गया ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। अगर हम पूछे भाई साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, कर लो भाई साहब, H2SO4 है ना, H2SO4, so this will be 2 into 1, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लस 32 प्लस 4 into 16 अपॉन 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल, so ये हो गया 2, so that will be how much, 2 plus 32 plus 64 divided by 2, 4 plus 5 6 7 8, 6 plus 7 8 9, 98 by 2, that is 49। ठीक है, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ओके। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स भाई साहब रिप्लेस हो जाए, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। जैसे HCl का देखो मॉलिक्यूलर वेट अभी कैलकुलेट किया, 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 अपॉन 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 36.5। ठीक है, ओके। H2SO4 का देखो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, क्योंकि इसकी बेसिसिटी भाई साहब है 2, द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड।
सो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 दैट इज 98/2 दैट इज 49, ठीक है। PO4 देखो, PO4 H3O PO4 m/3, ठीक है, ये हो गया 98/3, सो दैट विल बी 32/32.6, ठीक है, ओके। PO3 का देखो, ठीक है, आपने देखा H3PO4, यहां पे आपने क्या देखा भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, लेकिन H3PO3 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, H3PO3 में भाई साहब ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट विल इट हैपन, इसका डिसोसिएशन कैसा होगा मैं बता देता हूँ। H3PO3 में भाई साहब होगा दो H निकल जाएंगे लेकिन एक H रह जाएगा, ठीक है, तो HPO3 माइनस हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे बावजूद इसके कि इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसकी बेसिसिटी होगी 2, इसकी बेसिसिटी होगी 2, इसलिए देखो यहाँ पे 2 है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम्स हों वही उसकी बेसिसिटी हो। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज बेसिकली इट्स बेसिसिटी, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी 98/2 दैट इज 49, आर वी क्लियर, ओके। H3PO4 देख लो भाई साहब, इसमें एक ही रिप्लेस होगा, ठीक है, तो 98/1। H2C2O4 दिस इज बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसमें भी आपके 2 हो गए। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, तो आप अगर एसिड ले रहे हो तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स योर बेसिसिटी, और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन दैट बेसिसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन दैट बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी ऑफ द बेस मतलब क्या हो जाएगा, रिप्लेसेबल भाई साहब OH आयंस, ठीक है, रिप्लेसेबल OH एटम्स, ठीक है, NaOH है भाई साहब। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं इसका निकाल रहा हूं क्या, इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसकी बेसिसिटी। कितने रिप्लेसेबल OH एटम्स हैं, 1, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, इसका हो गया 23 + 16 + 1 अपॉन 1 दैट विल बी हाउ मच, 6 + 3 9, 39 अपॉन 1 दैट विल बी 39। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 40 आ रहा है, ओके, चलिए भाई साहब 40, ठीक है, सो दिस विल बी 40, क्लियर, ओके। तो एसिडिटी ऑफ द बेस, एसिडिटी ऑफ द बेस इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH atoms in a base. The number of replaceable OH atoms in a base is its acidity. Clear? ठीक है? Okay. So number of replaceable hydroxyl group of a base, it's called its acidity. चुपके सोने की कोशिश कर रहा है तू बस तब से। तेरे को 5 बजे बुलाऊं, तेरे को फिर भी नींद आती है, 7:30 बजे बुलाऊं तो कब बुलाया जाए कि आपको नींद ना आए भाई साहब। ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दिस इज बेसिकली हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर। जैसे आपका देखो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट BaOH2, BaOH2, ठीक है, क्लियर है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में भाई साहब कितने रिप्लेसेबल OH एटम्स हैं, 2, तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड पूरा अपॉन 2, ठीक है, 85.67, ओके। FeOH3 कितने भाई साहब रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, 3, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितना हो जाएगा, Fe का शायद 56 है, 56 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 16 प्लस 1, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 56 प्लस 3 इंटू 17, तो 56 प्लस 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, तो ये हो गया आपका 7, 5 प्लस 5 10 हो गया ये, अपॉन भाई साहब क्या 3, सो दैट विल बी 35.7। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इज 3, नंबर ऑफ, तो ये आपका इसका हो जाएगा एसिडिटी ऑफ दैट बेस, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट, एसिड और बेस का क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स या उसकी बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब सॉल्ट में। सॉल्ट में H भी नहीं होगा, OH भी नहीं होगा, न्यूट्रल होता है भाई साहब। सॉल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है, तो उसमें H और OH तो होगा नहीं, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट, ध्यान दीजिएगा,
टोटल चार्ज ऑफ द कटायन और अनायन ऑफ द सॉल्ट, टोटल चार्ज ऑफ द कटायन और द अनायन, दोनों का मिलाकर नहीं, क्योंकि भाई साहब टोटल चार्ज 0 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे NaCl है भाई साहब, NaCl ये एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, इसका चार्ज कितना बोलो प्लस, ये हो गया क्या आपका बोलो कटायन, दिस इज कटायन, ये क्या है बोलो Cl माइनस, ये क्या हो गया बोलो अनायन, टोटल चार्ज कितना होगा 1 + 1 - 1, तो 0 ही होना है, टोटल चार्ज नहीं, इधर कटायन का टोटल चार्ज ले लो और अनायन का टोटल चार्ज ले लो, ठीक है। और दोनों का चार्ज भाई साहब सेम ही होगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल बनना है तो जितना कटायन का चार्ज होगा उतना ही अनायन का चार्ज होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला, तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े तो फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, जो फॉर्मूला वेट है वो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो गया 23 + 35.5 अपॉन इसमें से किसी एक का चार्ज उठा लो, और चार्ज को आप माइनस या प्लस मत कर देना इधर, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आपका माइनस में नहीं आएगा, यू जस्ट हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका कितना है भाई साहब यहाँ पे Na का कितना है 1, ऐसा 1 डाल दो भाई साहब, ठीक है, या Cl का उठा लो 1 हो गया, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द कटायन और है, ठीक है, दोनों को ऐड मत कर देना वरना हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सो टोटल चार्ज ऑफ द कटायन और द अनायन ऑफ द सॉल्ट, आर वी क्लियर? तो दिस वन पीपल समझ में आ रहा है। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ठीक है, यहाँ पे आपका बताओ K2Cr2O7 में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कटायन का, Cr2O7 2- होगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो बेसिकली N फैक्टर है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। जैसे समझ लो अगर मैं यहाँ पे चलिए इसको ही देख लेते हैं, तो K2Cr2O7 में दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट and K2Cr2 acidified potassium dichromate is basically an oxidizing agent. Alkaline potassium permanganate is also an oxidizing agent. तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होगा भाई साहब, उसका क्या होगा, उसका होगा रिडक्शन, उसका होगा भाई साहब रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो Cr2O7 2- है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या दे देगा आपको 2Cr3+, ठीक है, 2Cr3+, ये आया कहाँ से भाई साहब, change in oxidation number for Cr atom is 3, change in oxidation number for 2Cr atom is 6, ठीक है, number of electrons gained is 6, तो equivalent K कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वेट अपॉन 6, समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका होगा भाई साहब रिडक्शन। K2 में आपका K का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एल्कली मेटल है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट भाई साहब प्लस ही होगा, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं क्योंकि इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला, पूरे सोल्यूशन में जहाँ तक रिएक्शन उसका +1 ही रहेगा, तो इसको हम अगर हटा देते हैं इसको, तो इसके मत्थे कितना चार्ज आ जाएगा बोलो 2-, ठीक है, इसके मत्थे चार्ज कितना आ गया भाई साहब आपका 2-। आप बोल सकते हैं ना ये कटायन ले लिया हमने, ये अनायन ले लिया, नहीं, ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आपका एक ट्रांजिशन मेटल है, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं भाई साहब Cr2O7 2-, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका क्या होगा रिडक्शन, ठीक है, मतलब ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखो 2Cr3+, ठीक है, 2Cr3+। अभी देखो कैसे बन रहा होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने ले लिया x, तो ये हो गया 2x, ठीक है, +7, इसका कितना होगा बोलो ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, दिस शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस दैट इज -2। मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मेलिटी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, अगर आपको एसिडिटी बेसिसिटी नहीं आ रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो हैव योर फंडास क्लियर ऑन दीज थिंग्स, इक्विवेलेंट वेट में ये फंसेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद होता है उसका क्या होगा रिडक्शन। अभी हम देखते हैं रिडक्शन होता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम पहले K2 को बाहर कर देते हैं, K2 को बाहर इसलिए करें क्योंकि भाई साहब K जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही रहेगा, एल्कली मेटल है, कतई चेंज नहीं होगा। तो अगर हमने 2 K2 को बाहर किया है मतलब +2 को बाहर किया है, मतलब इधर कितना बचेगा 2-, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। अगर मैं K2 को बाहर कर रहा हूं तो बेसिकली किसको बाहर कर रहा हूं, +2 को, तो ऑब्वियसली इसके मत्थे कितना चार्ज रहेगा -2, तो यहाँ पे हो गया Cr2O7 2-।
रिएक्शन में क्या होगा भाई साहब, ये बनाएगा आपका, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसी ऑक्सीजन से यही ऑक्सीजन जाकर दूसरे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2Cr3+। ओ विश्व हिंदू परिषद, उधर बजरंग दल का निर्माण हो रहा है क्या? 2x + 7 - 7 × -2, इधर कितना हो गया भाई साहब -2, ये कितना हो गया 2x - 14 = -2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x - 2 + 14, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 12। 2x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 12, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब +6, तो यहाँ पे कितना हो गया +6, ठीक है। मंडल आभारी, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे +6, इधर कितना हो जाएगा बोलो, इधर कितना हो जाएगा भाई, जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया आपका +3, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका भाई साहब +3। मुझे बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ रहेगा। देखो +6 से +3 गया है, तो आपका आप कहाँ पे आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे भाई साहब। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, एक क्रोमियम एटम के लिए। यहां पे कितने दिख रहे हैं आपको, 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे भाई साहब, 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यही 6 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब एन फैक्टर। दिस विल बेसिकली बिकम योर एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, जो इसका फॉर्मूला वेट होगा अपॉन एन फैक्टर, दैट इज 6, ठीक है। फॉर्मूला वेट K2Cr2, मेरे को याद नहीं है इसका एटॉमिक वेट वगैरह कितना है। पोटेशियम 39 है, क्रोमियम का मुझे मालूम नहीं, और O का भाई साहब 16 है। इस पूरे को ऐड करेंगे, ठीक है, अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे। क्या एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन या तो भाई साहब ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे K2Cr2O7 का हमको मालूम है भाई साहब ये ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, सॉरी आपका रिडक्शन ही होने वाला है, बिकॉज इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसका खुद का क्या होगा भाई साहब रिडक्शन। चैंपियन लोग हो भाई साहब तुम, चैंपियन के सिवा मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। एक हफ्ते में IIT देंगे भाई साहब लोग, और भाई साहब IIT का पेपर आधे घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, रास्ते में चलते हो तो ऐसे फूल बरसते हैं कि नहीं, ऐसा रेड कार्पेट बिछ जाता है कि नहीं, 2-4 लोग उड़ जाते हैं कि नहीं, गाड़ी उड़ी, हाँ म्यूजिक बजता है कि नहीं, वो सब चलते फिरते रील्स हैं सब। रावत जी बंद कर दीजिए ना उसको, ओके। n = 6 हो गया भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेट अपॉन 6। 3 घंटे का पेपर भाई साहब देख लो, चैंपियन लोगों को देख लो, पैर पड़ा का उनके, सीनियर लोग हैं तुम्हारे, 3 घंटे का पेपर आधे घंटे में निपटा रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा देंगे भाई साहब। IIT नीट का पेपर देने जाएंगे ना भाई साहब, PC में बैठकर ला इधर भाई साहब किधर, ओके। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, F/6, so this will be 204/6, that will be 49। Are we clear on this one people, समझ में आ रहा है ये, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा, रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का अगर रिडक्शन होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो वही हो जाएगा आपका एन फैक्टर। आपको बहुत ध्यान में ये रखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ऐड हो रहे हैं। जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि भाई साहब +6 से +3 होने में क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे, तो मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। पर मॉलिक्यूल पर एटम में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, तो 2 एटम में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बिकम द एन फैक्टर, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे वही होगा सेम, अगर भाई साहब कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका होगा क्या, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका होगा भाई साहब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर में भाई साहब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करेंगे आप, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो आप किधर ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। अरे भाई साहब अगर समझ लो +3 है और इधर +6 आया ऑक्सीडेशन नंबर, किधर ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करोगे ना, ठीक है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिलीज्ड, ठीक है, हियर, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द रिडक्टेंट, ओके, ये हो जाएगा आपका एन फैक्टर। जैसे मोर सॉल्ट है, देखो फेरस अमोनियम सल्फेट एक बहुत बड़ा सॉल्ट है, मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 2SO4 इंटू 6H2O, मॉलिक्यूलर वेट में ये 6H2O भी कैलकुलेट होगा, 6 इंटू 18 करेंगे आप, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ऑफ द रिडक्टेंट लिख रहे हैं यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, ये 6H2, ये पूरा तो होगा ही, प्लस ये भी ऐड होगा, ठीक है, ओके। सो फॉर्मूला वेट इसका 392 आया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, हमेशा ना आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब भी आपको इलेक्ट्रॉन गेन या ट्रांसफर ऐसा करना है ना, तो आपको ट्रांजिशन मेटल को उठाना पड़ेगा। इस पूरे में भाई साहब अगर आप देखोगे नाइट्रोजन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, सल्फर भी नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। इसका भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा, आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो सकता है। वी नो दैट आयरन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, आयरन 2 एंड आयरन 3, तो आपका भाई साहब यहाँ पे Fe2 का क्या हुआ रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, FeSO4 है, आप पूरे के साथ मत कंपेयर करो भाई साहब, ये इंटू है यहाँ पे, इंटू FeSO4 इंटू दिस, ठीक है, ये एक कंपाउंड नहीं है, ये 3 कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन मोड में है, ठीक है, ये आपका क्या है, FeSO4 है, FeSO4 मतलब हो गया आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में फेरस सल्फेट कैसे बना रहेगा भाई साहब, सल्फेट का हमको मालूम है कितना है 2, तो इसका भी ऑब्वियसली 2 ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आयरन किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है बोलो, 2+ में, ठीक है, तो इस 2+ का अभी ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ रिडक्टेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका खुद का क्या होगा, जो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई साहब उसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर का होगा इंक्रीज। और हमको मालूम है कि आयरन 2 फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, आयरन 2 एंड आयरन 3, तो आयरन 3 अगर होता है तो आयरन 3 मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3, और ये कैसे होगा, देखो Fe2+ का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2+, ठीक है, 2+, फेरिक जो भी बनाएगा कंपाउंड उसमें हो जाएगा इसका 3+, तो यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे हो गया 3, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड करेंगे, यही आपका एन फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, ये जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना है आयरन का, एक ही है भाई साहब, ठीक है, तो इधर भी आपका एक ही लग जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली, तो आपका फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 392 अपॉन एन फैक्टर विच इज हाउ मच, पीपल जल्दी बोलो 1, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, दिख रहा है 392/1, ठीक है, 392/1 दैट विल बी 392, ओके ओके ओके। Na2S2O3 प्लस I2, आपने देखो हम लोग ने इसको बहुत लेंथ में डिस्कस किया था, Na2S2O3 अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, Na2S2O3 अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पे हो गया आपका Na2S4O3 प्लस 2Na। अभी आप देखो यहाँ पे सोडियम मेटल को भाई साहब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, अल्कली मेटल है भाई साहब, O3 का भी भाई साहब सिर्फ कहाँ पे चेंज होता है, O3 का कहाँ पे चेंज होता है, हमेशा -2 होता है, बोल, पेरोक्साइड्स में चेंज होता है, ठीक है, वहां पे उसका -1 हो जाता है, ठीक है, ओके। चलिए तो आपका भाई साहब यहां पे हम लेते हैं इसको, ठीक है, ओके ओके ओके, इसका ध्यान से देखो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो व्हाट विल दिस बी हियर, ये कितना हो गया भाई साहब 1 है ना, इसका कितना होगा 1 + 1, इसका लेट से हमने x ले लिया, यहाँ पे इसका कितना होगा -2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स फॉर सल्फर प्लस 3 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना हो रहा है बोलो 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2 - 6, तो ये हो गया आपका 2 - 2x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब +2, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, इसको हम कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी सबसे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो Na2S2O3 का क्या बन रहा है, Na2S4O3, ठीक है, हमको देखना है इसका कितना होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये भी है भाई साहब, अगेन यहाँ पे +1, यहाँ पे लेट से हमने x ले लिया, यहाँ पे भाई साहब होगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0, 2 + 4x
-6 इज इक्वल टू 0, 4x - 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब +1। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, ठीक है, +1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ है, +2 से +1 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे भाई साहब, इधर। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल ऐड होंगे, 2, तो आपका n फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 2, n फैक्टर विल बिकम 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, एक मिनट भाई साहब, हैं ये कैसे हो गया भाई साहब, ठीक है, Na2S2O3 Na2S4O3, कोनो कंफ्यूजन है भाई साहब? इक्विवेलेंट, अच्छा, व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? पढ़ चुके हो भाई साहब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में? हाँ, क्या था? तो एक ही एलिमेंट का अगर एक रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखो, P4 undergoes disproportionation reaction in basic medium to give PH3 phosphine and H2PO2 dihydrogen phosphide ion। एटॉमिक वेट ऑफ P कितना है भाई साहब, 31। तो आप देखो यहाँ पे P4 क्या दे रहा है, P4 H2PO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब n इज इक्वल टू 4। क्यों ऐसा आ रहा है भाई साहब, हाउ विल वी गेट दिस? P4 है, इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब 0 होगा ना, 0, ठीक है। इसका कितना होगा x, लेट्स से इसका तो सॉरी +1 होगा, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा आपका +1, यहाँ पे हो गया x, ये हो गया आपका -2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भाई साहब, यहाँ पे हो गया 2 × 1 प्लस p का कितना है भाई साहब x प्लस 2 × -2 शुड बी इक्वल टू 0, नहीं -1 शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपका चार्ज आ रहा है ना भाई, तो यहाँ पे आपका चार्ज आ रहा है भाई साहब, तो दिस विल बी -1, क्लियर? ओके, चलिए देख लेते हैं भाई साहब, 2 + x - 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया x - 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2 दैट इज +1, ठीक है, +1 आ रहा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो आपका यहाँ पे भाई ओके, यहाँ पे क्या था 0 और ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर था आपका 0, इधर कितना हो गया बोलो, +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक फास्फोरस के लिए कितना बढ़ गया, +1 से, ठीक है। यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे एक +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेकिन इसके कितने एटम है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे टोटल कितने एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे भाई साहब, 4, तो आपका n फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया बोलो, 4, ठीक है। आर बी क्लियर? ओके, सो P4, तो आपका भाई साहब ये P4 का हो गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे अगर ये फॉस्फीन बना रहा है, तो आपका देखो 2 चीजें बनी है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम इसको क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज इन बेसिक मीडियम इट गिव्स 2 थिंग्स, वन इज फॉस्फीन एंड द अदर वन इज दिस। आप देखो ये वाला क्या है, ये वाला आपका ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 था, यहाँ पे हो गया +1, ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड किया है, समझ में आ रहा है, 4 एटम्स था यहाँ पे, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया भाई साहब, 4। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है H2PO2-, सो लेट्स लुक एट दिस। ये सब छोड़ दो अभी, तो यहाँ पे कितना है भाई साहब 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, फॉस्फीन है ये, तो यहाँ पे कितना होगा, देखो लेट्स से हमने इसको x माना, इसका कितना है +1, ठीक है। तो x + 3 × 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ठीक है, क्लियर है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई भाई साहब -3, ठीक है। यहाँ पे हो गई भाई साहब x की वैल्यू -3। कैसे आएगी -3, तो अभी अगर मुझे इसको 0 करना हो तो किधर ऐड करूँ भाई साहब, यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ, -3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ ना इधर, 0 - 3 इज इक्वल टू -3, ठीक है।
कितने एटम्स हैं आपके? 4। एक एटम के लिए आपको -3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तो 4 के लिए कितने ऐड करोगे भाई साहब? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स दिस विल बी, ठीक है। तो आपका यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया? 12। एन फैक्टर कितना आ गया? 12। तो ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज वन एटम दैट इज फास्फोरस इन बेसिक मीडियम इज गिविंग यू 2 प्रोडक्ट्स, दैट इज H2PO2 माइनस, दैट इज डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन प्लस फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन में आपका ऑक्सीडेशन दिख रहा है हमको, फॉस्फीन प्रोडक्शन में आपका रिडक्शन दिख रहा है, एंड डाइहाइड्रोजन हाइड्रोफॉस्फाइड आयन में क्या दिख रहा है भाई साहब? आपका ऑक्सीडेशन। सो हाउ विल वी नाउ गो अहेड विद दिस? इसका भाई साहब कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 अपॉन दिस 4 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 अपॉन 12। क्या ये समझ में आ रहा है? P4 आपका रिएक्टेंट है यहां पे। अगर समझ लो ये कोई मॉलिक्यूलर वेट होता तो उसको ओनली मॉलिक्यूलर वेट होता था, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? जब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जब आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा हो, मतलब किसी एटम का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन प्लस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 अपॉन 4 फॉर ऑक्सीडेशन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ P4 अपॉन 12 फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट से थोड़ी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। सो बट अगेन करना तो पड़ेगा ही। 31 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 31 इंटू 4 अपॉन 12, वॉट एवर द आंसर यू गेट, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। नॉर्मैलिटी, तो आपके इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है भाई साहब? क्या क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? अगर हम एसिड ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। अगर हम बेस ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस, विच मींस द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, ठीक है। अगर सॉल्ट ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट अपॉन either the charge on the cation or the charge on the anion, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंटायर कंपाउंड अपॉन द एन फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईदर लॉस्ट और गेन्ड पर एटम, ठीक है। सॉल्ट अगर हम ले रहे हैं तो सॉल्ट में अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो डेफिनेटली वी हैव टू चेक फॉर द change in the oxidation number. What is the change that has been produced in the oxidation number? Are we clear through these things people? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। The number of gram equivalents of solute present in 1 liter of the solution. A normal solution contains 1 gram equivalent of solute, ठीक है। तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution, a normal solution, one normal solution, 1N जिसको बोलेंगे, contains 1 gram equivalent of the solute present in 1 liter of the solution, ठीक है। और डेसीनॉर्मल मतलब आपका क्या हो जाएगा? 0.1, वही सेम चीज है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 100 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। अगर ये वॉल्यूम आपका क्या हो लीटर्स में हो तो वो 1000 गायब हो जाएगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, हमने देखा भाई साहब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो तो उसका, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमने इक्विवेलेंट वेट को देखा। इक्विवेलेंट वेट को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। सो अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। अगर भाई साहब ये वाला फैक्टर आपका लीटर में है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दैट इज बेसिकली नॉर्मेलिटी। सो इज नॉर्मेलिटी गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड विथ टेम्परेचर? यस इट विल बी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सेम चीज हो रही है भाई साहब यहाँ पे। नॉर्मेलिटी विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर 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 है भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक मिनट, हाँ। ओके पीपल, सो जैसे हमने देखा भाई साहब डेसी नॉर्मल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 दैट इज 0.1 डेसीमीटर होता है भाई साहब, ठीक है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर होता है, वैसा ही है यहाँ पे डेसी नॉर्मल, ठीक है। ओके, सो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर विच वुड बी इम्पैक्टेड बाई टेम्परेचर। सो इट विल बी इम्पैक्टेड बाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, बिकॉज द वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो नॉर्मेलिटी विल डिक्रीज, नॉर्मेलिटी विल डिक्रीज।
अच्छा, यहाँ पे जो मोलारिटी वाली इक्वेशन होती है भाई साहब, वो नॉर्मलिटी में भी एप्लीकेबल होती है, दैट इज N1 इज इक्वल टू N1V2। मतलब क्या है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सपोजिटली भाई साहब यहाँ पे एक लेट्स से सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम है V1 और इस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी है N1। इस सोल्यूशन के वॉल्यूम को आप बढ़ा रहे हैं, मतलब ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, N2V2 हो गया इसका, लेट्स से, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इस डाइल्यूशन में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, जैसा आपका मोलारिटी में होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। अब आते हैं मोलारिटी पे। दिस इज द ओनली थिंग और दिस इज द ओनली मेजरमेंट विच इज फ्री ऑफ द टेम्परेचर फैक्टर। मतलब यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर, ठीक है, इसे डिनोटेड बाय स्मॉल n, ठीक है, डिजोल्व पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, हम यहाँ पे सोल्यूशन को नहीं ले रहे हैं। पहली बात तो हम सोल्यूशन को नहीं ले रहे हैं, और दूसरी बात ये कि भाई साहब सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नीदर वी आर कंसिडरिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और नीदर वी आर कंसिडरिंग द सोल्यूशन इटसेल्फ। अभी तक जितने भी आपने पैरामीटर्स लिए हैं, सब में आपने सोल्यूशन को कंसिडर किया है। ऑल पैरामीटर्स यू हैव बेसिकली टेकन सोल्यूशन एज अ फैक्टर, हियर यू आर टेकिंग सॉल्वेंट एज अ फैक्टर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो आपका फॉर्मूला भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलालिटी दैट इज स्मॉल m would be equal to molality small m would be equal to number of moles of the solute upon mass of the solvent in kg, ठीक है। ये हो गया आपका moles per kg, this will be basically moles per kg। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब, टेम्परेचर का मास या वेट में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इसमें मोलालिटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलालिटी स्मॉल m, this will be equal to what, number of moles of the solute upon mass of the solvent in kg, ठीक है। तो मोलालिटी will be equal to weight of the solute in grams upon gram molecular weight of solute, gram molecular weight of solute into 1000, ठीक है, upon weight of solvent in grams। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो मोलालिटी क्या हो जाएगा, moles of the solute that is mb upon weight of the molecule तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट को हम क्या लिखते हैं, Ma, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ए को ज़्यादा करके हमने क्या माना हुआ है, सॉल्वेंट, और बी को हमने ज़्यादा करके क्या माना हुआ है भाई साहब, सल्यूट इन अ बाइनरी कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपका भाई साहब बाइनरी सोल्यूशन है तो, इफ इट इज बेसिकली अ बाइनरी सोल्यूशन, तो WA/MB ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटू 1000, ये हो जाएगा 1000 इफ दिस इज टेकन इन ग्राम्स, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया बोलो, WB इंटू 1000 अपॉन MB, ठीक है, इंटू MA, ठीक है। फिर से देखिए, दिस इज बेसिकली मास ऑफ सल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज 1000 ग्राम, ठीक है। अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट अगर ग्राम में लिया है तो, अगर इसको आप kg में ले लेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका सॉरी ये WA होगा, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी WA, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन, ये होगा आपका WA, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन, अगर आपने ग्राम में लिया है, ठीक है, अगर आपने ग्राम में लिया, अगर आपने kg में ले लिया इसको, तो WB अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। क्लियर है? जैसा आपका लीटर में हो रहा था वैसा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मोलालिटी, दिस इज द ओनली फैक्टर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर विल हैव an effect only on volume and not on mass, and here your denominator has got no volume component, ठीक है। So that is one advantage that it has over any other concentration factor, किसी दूसरे concentration factor पे इसका भाई साहब। Does molality change with temperature? Obviously not. Why will not it not change with temperature? Why will it not change with temperature? Because
इसके डिनोमिनेटर में या किसके पूरे फैक्टर में वॉल्यूम का कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज द मास डजेंट चेंज विथ टेम्परेचर, ठीक है, मास डजेंट चेंज विथ टेम्परेचर। चलिए भाई साहब और देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। वाई इज 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 m, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 मोलर, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन है, मतलब 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। अभी आप देखो इसमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ले रहे हो आप, यहाँ पे क्या ले रहे हो, सॉल्वेंट ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूं तो आपके 1 kg का भाई साहब मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000, है ना। 1 मोलर इज डिजॉल्व्ड इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ध्यान दो यहाँ पे, समझो इस चीज को, डिनोमिनेटर को समझ जाओगे तो समझ जाओगे, क्योंकि दोनों में ये वाला क्या है 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, मोलर सोल्यूशन मतलब 1 मोल अपॉन 1 लीटर, या हम लिख सकते हैं 1 मोल अपॉन 1000 मिलीलीटर, दोनों लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 मोलर में क्या हो जाएगा 1 मोल अपॉन 1 kg ऑफ वाटर। ये जो 1000 मिलीलीटर आपने लिया हुआ ये क्या है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है भाई साहब, और ये जो 1 kg आप ले रहे हो ये क्या है, वाटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली वाटर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर ओनली, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया 1 लीटर। अभी ये 1 लीटर भाई साहब, ये 1 लीटर जो होगा सोल्यूशन का है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो 1 लीटर ले रहे हो सोल्यूशन का, क्या इसमें सॉल्वेंट भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई साहब। तो क्या ये जो 1000 मिलीलीटर है सोल्यूशन का, और यहाँ पे जो 1000 मिलीलीटर है सिर्फ सॉल्वेंट का, क्या ये दोनों एक ही चीज होगी, नहीं होंगी भाई साहब। तो इसका मतलब किसमें आपका सल्यूट भी आ जा रहा है, इसमें सल्यूट भी आ जा रहा है। तो प्योर डिनोमिनेटर किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया आपका, किससे, तो डिनोमिनेटर किसका कम हुआ, डिनोमिनेटर फैक्टर किसका कम हो गया, इसका कम हो गया। तो दैट इज द रीजन इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये बहुत ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिनोमिनेटर को देखो यहाँ पे, क्योंकि न्यूमिनेटर दोनों सेम है। 1 मोलर मतलब आपका भाई साहब 1 मोल ऑफ बोथ द सोल्यूट्स, ठीक है। एक का डिनोमिनेटर आप ले रहे हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, एक का डिनोमिनेटर ले रहे हो मास ऑफ सॉल्वेंट में। तो प्योर सॉल्वेंट कंपोनेंट है वहां पे, यहां पे भाई साहब सोल्यूशन है, मतलब उसमें सल्यूट भी घुसा हुआ है, ठीक है, क्लियर। वन मोलर एक्वस सोल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एंड वेरएस 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर है। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What will be the molality of the solution? 10% weight by weight मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स, ठीक है। तो भाई साहब अगर आप यहां पे लेते हैं मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला भाई साहब C6H12O6, कितना हो गया बोलो 10 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ यहां पे क्या ले रहे हैं आप, मोलालिटी, है ना, मोलालिटी लेना है। अभी मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना। 10% वेट बाय वेट मींस व्हाट, 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन बना होगा भाई साहब 10 ग्राम और 90 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 90 ग्राम। क्लियर 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 क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज दिस, व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलालिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, मोलालिटी विल बी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, एंड ऑफ शो दिखा, आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन kg, अगर kg में नहीं है, यहाँ पे क्या है भाई साहब, kg में ले लेते हैं ना इसको, ठीक है। अगर kg में नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे भाई साहब, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो WB इंटू 1000, WB बाई 1000, MB इंटू WA, ठीक है। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सल्यूट कितना ले लिया आपने, 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000 अपॉन भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, देखो C6H12O6 कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, दैट विल बी हाउ मच, 72 प्लस 12 प्लस 96, दैट्स गोइंग टू बी 6 7 8 9 10, ओके 7 प्लस 1 8 1 9 9 प्लस 9 180, ठीक है। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 180 इंटू वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ ए, दैट इज वेट ऑफ द वाटर, वाटर इज हाउ मच भाई साहब 90, ठीक है। ये सब कट्टम कुट्टम करेंगे 5 9, तो ये हो गया भाई साहब आपका 50/81। आगे का कैलकुलेशन आपको ही मुबारक हो, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज देखो भाई साहब कितना हो गया 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम एंड दैट विल बी 0.9। तो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम, तो आपकी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन कितनी हो जाएगी, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन दिस इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप इसको ले रहे हैं केजी में, वहाँ पे 0.09 लिया हुआ है, मैंने 9 लिया हुआ था और 1000 को ऊपर लिख दिया था, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई साहब मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी m इज इक्वल टू 10/180 इंटू दिस, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0. ध्यान आपको ये देना है कि ये वाला जो m होगा ये स्मॉल लेटर m होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत सही, एकदम बढ़िया। चलिए भाई साहब कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी कैलकुलेट करनी है भाई साहब, ठीक है। सोल्यूशन मतलब हमेशा वाटर के साथ होगा, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ NaOH, इसका नंबर ऑफ, तो मोलारिटी क्या होती है भाई साहब, व्हाट इज अ मोलारिटी, या मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, दैट इज WB बाई ये हो गया भाई साहब MB, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलारिटी है ना भाई साहब, क्या पूछा है भाई साहब, मोलारिटी। चलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर में नहीं लिया है आपने तो मिलीलीटर में लिया है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब इंटू 1000 कर दोगे, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो इस WB की जगह आ गया आपका 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा भाई साहब 23 प्लस 16 प्लस 1, है ना 40, ठीक है। सो दिस विल बी 40 इंटू ये हो गया आपका 1000। V in मिलीलीटर्स, V in मिलीलीटर्स 450, ये हो गया भाई साहब कैंसिल, ये हो गया भाई साहब कैंसिल, 5 9 जा 45 और कुछ कैंसिल होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया भाई साहब 18/5, ठीक है, 18/5। आगे का कैलकुलेशन आपको ही मुबारक, ठीक है। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच आर पीपल आर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है 0.125, तो आपका 0.278 आ गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अभी देखो आपने इसको क्या कर दिया है, यू हैव बेसिकली टेकन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाई बेंजीन, वाई नॉट वाटर, वाई नॉट वाटर। अरे भाई साहब अभी तक जितने भी सोल्यूशन लेते आ रहे थे क्या कर रहे थे आप, वाटर में कहीं लिखा था वाटर, नहीं ना, मोलारिटी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे थे वो किसके हिसाब से कर रहे थे, वाटर, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब, मोलारिटी है, यस, व्हाट शी इज सेइंग इज सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। तो आपने यहाँ पे बेंजीन को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन लिया हुआ है, मतलब वेट ऑफ द सॉल्वेंट लिया हुआ है, लेकिन वाई ओनली बेंजीन भाई साहब, ये देखो ना ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, इट इज व्हाट, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर विल बी एबल टू डिसॉल्व एनी काइंड ऑफ सॉल्ट्स एंड ऑल, बट विल नॉट बी एबल टू डिसॉल्व एनी ऑर्गेनिक अपना, इट विल नॉट बी एबल, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
आप जो सोप यूज़ करते हो वो क्या है, सोप जो यूज़ करते हो वो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपका Na होता है, ठीक है, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, और यहाँ पे समझ लो डर्ट है, ये जो ऑयल है इसके साथ ये, तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड मतलब ये वाटर से दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेन है, ये वाटर से दूर भागेगा, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेन है, ये डर्ट पार्टिकल या ऑयल के साथ या ग्रीस के साथ चिपक जाएगा। ये वाला आपका क्या है भाई साहब, हाइड्रोफिलिक एंड, ये आपका क्या करेगा भाई साहब, हाइड्रोफिलिक एंड, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगा। अगर आप तेल लगा हुआ या ग्रीस लगे हुए चीज को सिर्फ नॉर्मल वाटर से धोने की कोशिश करोगे तो वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज इनकेपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ ऑयल विच इज बेसिकली व्हाट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी इनकेपेबिलिटी है, इसीलिए तो हम सोप यूज कर रहे हैं, क्योंकि सोप क्या करेगा, सोप का एक भाई साहब होता है हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, दिस विल बेसिकली कंबाइन विथ वाटर, क्योंकि ये भी पोलर और ये भी पोलर भाई साहब, लेकिन ये वाला जो है आपका हाइड्रोफोबिक एंड है, ये आपका कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, ऑयल के साथ, दिस विल फॉर्म अ मिशेल एंड दिस विल गो आउट, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। बेंजीन में हमने भाई साहब इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगला जो कंपाउंड है वो क्या है आपका, इथेनोइक एसिड, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, इट विल नॉट बी एबल टू डिसॉल्व एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर 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 भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, सो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, ठीक है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, C2H4O, मतलब आपका देखो यही है C2H4O2, दिस इज बेसिकली इथेनोइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ठीक है, सो वी नो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट 60, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना हो जाएगा भाई साहब, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना है, 2.5 ग्राम, भाई सही, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब वेट कितना हो गया यहाँ पे, 60 हो गया, ये दिस विल बी 60, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना हो गया भाई साहब, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम हो गया ये, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना हो गया, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना हो गया, मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी इज व्हाट, मोलैलिटी भाई साहब, मोलैलिटी स्मॉल m, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1 सेकेंड, ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H4 भाई साहब ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड ये हो गया आपका भाई साहब 2.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज वाटर, ठीक है, दिस इज मोलैलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ठीक है, WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ग्राम में है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, और क्योंकि ये ग्राम्स में है तो इसलिए ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, WB आपका कितना हो गया यहाँ पे भाई साहब, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट है, कैसे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, WB कितना हो गया बोलो, 2.5 इंटू 1000, ठीक है, MB यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन के यहाँ पे 2 हैं तो 12 2 कितना हो गया भाई साहब 24, प्लस 3 और ये 1 4, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया भाई साहब 32 प्लस 4 2 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 6 9 है 60, ठीक है, ये हो गया आपका 60, ठीक है, सो दिस विल बी 60, एंड व्हाट अबाउट WA 75 ग्राम्स, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 75 ग्राम्स, ये कैंसिल, इसका एक ये कैंसिल भाई साहब 25, ये हो गया 3 × 75, सो दैट विल बी 10/18, दैट इज 5/9, तो 0.55 कुछ आ जाएगा भाई साहब आपका 0.55 तक, ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। 1/मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/मोलैरिटी इज इक्वल टू ये हो गया आपका डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी। दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी, दिस इज व्हाट मोलैरिटी, मोलैरिटी। मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में डेरिवेशन मैटर नहीं करता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1/मोलैलिटी, ठीक है, 1/मोलैलिटी, दिस विल बी डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज व्हाट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं MB, ठीक है, MB अपॉन 1000। तो आपका 1/मोलैरिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन माइनस MB, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन 1000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। मोलैरिटी से आप मोलैरिटी में डायरेक्टली टपक सकते हैं अगर आपको डेंसिटी मालूम हो और क्या मालूम हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मालूम हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। क्या हो गया ये, ओके। सो आपके देखो मास क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी, अगर हमको ये वाला मोलैरिटी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी m डेंसिटी ऑफ सोल्यूट माइनस दिस इंटू दिस। देखो इसका ही रूपांतरण है बेसिकली। अगर हम देखोगे यहाँ पे 1/m कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू 1000, m इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000d माइनस mb, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, 1000d माइनस mb ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मोलैरिटी, इंटू क्या हो जाएगा मोलैरिटी, है ना। तो अगर आपने इसको m कर दिया तो दिस विल बी हाउ मच, 1000 m ऊपर और नीचे कितना आ गया भाई साहब आपका 1000d माइनस mb इंटू m। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये हो जाएगा ना। देखो 1/m क्या हो जाएगा आपका 1000d माइनस इसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं mb, ठीक है, mb इंटू m अपॉन m इंटू 1000, ठीक है। तो अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया तो ये ऊपर चला गया, दैट इज 1000 मोलैरिटी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 1000d माइनस mb इंटू m। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ऊपर नीचे भाई साहब डिवाइड कर दो किससे 1000 से, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो किससे भाई साहब 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो m इज इक्वल टू m अपॉन 1000d बाई 1000, कितना हो गया d माइनस इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा बोलो 0.01 mbm, वही आ रहा है देखो, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूट माइनस दिस, ठीक है, ये आपका डेंसिटी ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका मेन फॉर्मूला यही है, देखो 1/1 m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, दिस इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन माइनस आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। क्लियर है, ओके। अभी देखो भाई साहब इसको अगर आपने मोलैरिटी लिया, ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब इसको मोलैरिटी को इधर रखा तो इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, दिस गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो दिस लीव्स यू विथ मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोलैलिटी डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट माइनस 0.01 m इंटू mb, उधर ही रखा है, एक मिनट, उधर ही रखा था, खत्म हो गया फिर से आज, उधर ही रखा है सब, देखना ठीक से, उसके नीचे देख, हाँ वहां पे है क्या, नहीं, ठीक है रहने दे, मैं देखता हूं, ठीक है, ओके।
एम बी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, देखो साई बी बाई साई ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे भाई साहब, ये कैसे आया होगा, देखो साई बी की वैल्यू क्या होती है, साई बी विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ऑफ बी प्लस एन बाई ए, और साई ए की वैल्यू क्या होगी, साई ए की वैल्यू होगी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए, ये कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? साई ऑफ बी अपॉन 1 माइनस साई बी, साई ऑफ बी अपॉन 1 माइनस साई बी, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साई ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस साई बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी दिस विल बी इक्वल टू, तो साई ऑफ ए विल बी 1 माइनस साई ऑफ बी, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साई बी, दिस विल बी इक्वल टू, अभी देखो एन बी मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, और एन ए क्या हो जाएगा, देखो यहां पे होगा क्या, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन weight of the solvent upon molecular weight of the solvent, so this will be obviously what, m wb by mb into ma by wa, ma by wa, ठीक है, क्लियर है? आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो साई ए बाई 1 माइनस साई बी, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम ए 1000 बाई डब्ल्यू ए, एम ए इंटू 1000, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ऊपर नीचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। 1000 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, बोलो बोलो, मोलारिटी तो है ये मोलारिटी तो है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है ये क्या है आपका, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, मोलारिटी, ठीक है। ओके ओके ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अभी दूसरे तरीके से देखो, अगर यहाँ पे तुमने एम बी लिया, ठीक है, डब्ल्यू बी बाई एम बी 1000, ये एम वही तो है भाई साहब, फिर से क्यों ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस फैक्टर, दिस एंटायर फैक्टर विल बी व्हाट, मोलालिटी, तो जाई ऑफ बी अपॉन 1 माइनस जाई बी, दिस विल बी इक्वल टू मोलालिटी इंटू एम ऑफ ए अपॉन 1000, ठीक है, एम ऑफ ए अपॉन 1000, क्लियर है। सो जाई बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। अगर आपको रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोलारिटी इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू ग्राम इक्वलेंट वेट, ठीक है। मोलारिटी है इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का जो भी वेट होता है इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू ग्राम इक्वलेंट वेट, ग्राम इक्वलेंट वेट, ठीक है, मोलारिटी इंटू। तो important points to remember, what are the important points to remember, mass percentage is used in industrial applications, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस से वेपर प्रेशर, ये आपका ज़्यादा करके चलेगा भाई साहब, ये पूरे चैप्टर में आपके सॉल्यूशंस में ये मोल फ्रैक्शन चलने वाला है, तो इसका आइडिया जरा क्लियर रखिए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन वेरियस लॉज एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर्स, ठीक है। What else do we have? A 3.5% volume by volume solution of ethylene glycerol and antifreeze is used in cars for cooling engine. कभी कभी आप बहुत दूर तक जब जाते हैं तो यही कूलेंट आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। It lowers the freezing point of water from 0 degree centigrade to minus 17.6 degree centigrade, ठीक है। ये भाई साहब लोअर हो जाता है, ठीक है। Commercial bleaching solution contains 3.62% mass of sodium hypochlorite, ठीक है। ये आपके जो बारिश वगैरह में जो बिल्डिंग्स में फैलाया जाता है, ठीक है। मास परसेंटेज पार्ट्स बाय मिलियन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वी हैव सीन व्हाई द रीजन, ठीक है। मास परसेंटेज में क्या है, W बाई डब्ल्यू इंटू 100 है ना भाई साहब, WA बाई सोल्यूशन इंटू 100 है, और ये दोनों चीज़ें भाई साहब टेम्परेचर से इम्पैक्ट नहीं होंगी। पार्ट्स बाई मिलियन क्या है भाई साहब, W बाई डब्ल्यू इंटू 10⁻⁶ है, तो ये भी भाई साहब आपका टेम्परेचर से इम्पैक्ट नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन, अगेन मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, Na अपॉन Na प्लस Nb, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, बोथ आर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी में आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं हम, सो इट डजंट गेट इम्पैक्टेड विद टेम्परेचर। सो दीज आर बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज
in concentration which are not precisely impacted by temperature. Okay, only molality changes with temperature, molality and normality as well. ठीक है, normality भी आपकी चेंज होती है किसके साथ भाई साहब, टेम्परेचर के साथ. ठीक है, which is independent of temperature, mass percentage, mole fraction, parts per million, all. ओके, चलिए भाई साहब कितने इंटेलिजेंट है आपके. ओहो, थैंक यू हो गया ये तो. ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.